Hello, my dear student. Good morning. Suprabhat. Welcome to Vanicya Nagari and BST Government Senior Secondary School पिंडवाड़ा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 कॉमर्स है और हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से जो स्टार्ट कर चुके थे और चैप्टर नंबर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन परिचय और लेक्चर्स नंबर सेकंड है। और आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम लोग अर्थशास्त्र की परिभाषा है जो प्रारंभ करने वाले हैं, ठीक है, यानी कि डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको तुरंत ही हमें वो क्वेश्चन सेंड करना है, उस क्वेश्चन की जो भी पिक्चर वगैरह है, ताकि हम आपका डाउट सॉल्व करवा सकें। और मेरे कॉन्टेक्ट नंबर ऑलरेडी आपके पास में दे रखे हैं, ठीक है सर। अब देखो अर्थशास्त्र की परिभाषा है, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक्स की सही कई सारी परिभाषा, ठीक है, अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषा है। अब देखो कुछ अर्थशास्त्री ने धन संबंधित परिभाषा दी है, कुछ अर्थशास्त्री ने जन कल्याण पर परिभाषा दी है, कुछ अर्थशास्त्री थे जिन्होंने दुर्लभता पर परिभाषा दी है, कुछ थे जिन्होंने विकास से संबंधित दिए और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने आवश्यकता विहीनता से संबंधित परिभाषाएं दी है, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो पहली जो परिभाषा है वो है आपके धन संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा है, ठीक है सर। अब देखो धन संबंधी जो अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है वो किसने दी है, तो सर धन संबंधित परिभाषा प्रोफेसर एडम स्मिथ ने दी है। और ध्यान रखना प्रोफेसर एडम स्मिथ को हम लोग आधुनिक अर्थशास्त्र एडम स्मिथ को, ठीक है, प्रोफेसर एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्मदाता भी कहते हैं या आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहो, ठीक है। समझ में आया? प्रोफेसर एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है या आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्मदाता भी कहा जाता है, ठीक है सर। अब देखो हमारे जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, ठीक है, क्या कह रहा हूं, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, ठीक है। तो ध्यान रखना प्रतिष्ठित जो अर्थशास्त्री थे इनका मानना था, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के रूप में आप कह सकते हैं, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में जैसे कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं प्रोफेसर एडम स्मिथ, ठीक है, प्रोफेसर एडम स्मिथ है, प्रोफेसर वाकर है, प्रोफेसर जेबी से इन अर्थशास्त्रियों का मानना था कि अर्थशास्त्र के अंदर धन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये जो अर्थशास्त्री है, ये जो इकोनॉमिस्ट है, इन इकोनॉमिस्ट ने, ठीक है, ये जो मैंने नाम लिखे है अर्थशास्त्रियों ने, इन्होंने अर्थशास्त्र को क्या समझा था, धन। इन्होंने क्या समझा है अर्थशास्त्र को, धन, कि अर्थशास्त्र रुपया पैसा ही है केवल, ठीक है। अब देखो सिंपल शब्दों में आपको कह रहा हूं कि प्रोफेसर एडम स्मिथ ने क्या परिभाषा दी है। तो देखो प्रोफेसर एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय जिसमें धन का अध्ययन किया जाता है। समझ में आया? सिंपल डेफिनेशन बनी है कि प्रोफेसर एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें धन का अध्ययन किया जाता है।
ठीक है। और ध्यान रखना प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान भी बताया। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया। समझ में आया? अगर आपको कह दिया जाए कि प्रोफेसर एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए, तो आपको सिंपल ही लिखना है कि प्रोफेसर एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें धन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये किस इकोनॉमिस्ट का कथन है, किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो एडम स्मिथ। ठीक है सर। अब समझो इस परिभाषा को और अच्छे से समझो। यानी कि ये जो अर्थशास्त्री थे, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, ठीक है, इनका मानना था कि अगर व्यक्ति के पास में पैसा आ जाए, अगर व्यक्ति के पास में पैसा आ जाए तो उस व्यक्ति के पास में सब सुख ही सुख है। यानी कि उस अर्थशास्त्रियों ने उस मनुष्य की आवश्यकता से अधिक महत्व किसको दिया था? पैसों को दिया था। ये जो मैंने अर्थशास्त्री बताए, इन अर्थशास्त्रियों ने उस व्यक्ति की, उस मनुष्य की आवश्यकताओं से ज्यादा महत्व, आवश्यकताओं से अधिक बल, आवश्यकताओं से अधिक बल किस पर दिया है? तो सर आवश्यकताओं से अधिक बल धन पर दिया है। इस पर दिया है, धन पर दिया है। और इन्होंने, ठीक है, इन्होंने उस धन को मनुष्य का, उस धन को ये कह सकते हैं कि सुख का साधन माना है। इन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति के पास में पैसा आ जाए तो व्यक्ति के पास में सब सुख ही सुख है। ठीक है। देखो और इसको मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। जस्ट सपोज एक उदाहरण ले देता हूं। मान लीजिएगा ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई क्षेत्र है, कोई एरिया है, कोई इलाका है, ठीक है। अगर कोई अध्ययन करता है या कोई अर्थशास्त्री इस क्षेत्र में गया, ठीक है, जस्ट सपोज ये कोई अर्थशास्त्री है, ये कौन है? कोई अर्थशास्त्री है, और ये अर्थशास्त्री इस इलाके में गए, ठीक है, इस क्षेत्र में गए, और क्षेत्र में जाने के बाद में इन्होंने देखा कि भैया इस इलाके के अंदर सब क्या है? बंगले ही बंगले हैं। ठीक है। इस क्षेत्र के अंदर मतलब टोटल 20 घर है, और 20 में से आपने देखा कि 18 तो बंगले ही बंगले हैं, 18 तो बंगले ही बंगले हैं, और हर बंगले के बाहर कार खड़ी है। ठीक है। हर घर के अंदर क्या है? स्विमिंग पूल है। क्या है सर? स्विमिंग पूल है। तो इन अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भाई इस क्षेत्र के अंदर सभी व्यक्ति क्या है? तो सर कि भाई सभी व्यक्ति पैसे वाले हैं, सभी व्यक्ति पैसे वाले हैं। ठीक है, सभी व्यक्ति पैसे वाले हैं, क्योंकि हर घर के बाहर में गाड़ी खड़ी है, स्विमिंग पूल है। ठीक है। हर घर के बाहर में आपने कह दिया कि सब बुलेट खड़ी है। हाँ, आपने कह दिया कि वो व्यक्ति पर डे 5 स्टार होटल में जाके खाना खा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर अर्थशास्त्री ने क्या कहा है कि भाई सभी व्यक्ति क्या है? पैसे वाले हैं, और जहां पर पैसे वाले लोग रहते हैं वही क्या है? आपकी अर्थशास्त्र। वही क्या है? आपकी अर्थशास्त्र। ये किनका मानना था? तो ये सर हमारे प्रतिष्ठित जो अर्थशास्त्री थे उनका मानना था। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है सर। अब देखो ये जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, एडम स्मिथ है, प्रोफेसर वाकर है, प्रोफेसर जेबी से है, इन्होंने केवल धन को ही महत्व दिया है।
कि भाई पैसा है तो व्यक्ति के पास में सुख भी है। आवश्यकता से ज्यादा बल किस पर दिया है? तो सर आवश्यकता से ज्यादा बल उन्होंने पैसे पर दिया, संपत्ति पर दिया। ठीक है सर। अब देखो इन्होंने तो केवल धन पर ही परिभाषा दी है, कल्याण को तो ध्यान में रखा ही नहीं है। तो इनकी परिभाषा क्या हो चुकी थी? फेल हो चुकी थी। इनकी परिभाषा क्या हो चुकी थी सर? फेल हो चुकी थी, क्योंकि इन्होंने केवल पैसों को महत्व दिया। लेकिन उसके बाद में कुछ अर्थशास्त्री और आए जिन्होंने ये कहा कि भाई व्यक्ति के पास में पैसा ही नहीं चाहिए, पैसा तो ठीक है एक साधन है, पैसा तो क्या है? केवल एक साधन है। अब उस पैसे से अगर कल्याण होगा तो वो आपकी इकोनॉमिक्स है। ये मानने वाले कौन थे? प्रोफेसर मार्शन थे। ठीक है, तो इनकी परिभाषा क्या हो चुकी थी? फेल हो चुकी थी। समझ में आया? बिल्कुल सर। एक बार इसको नोट करो, क्योंकि अब मैं सेकंड डेफिनेशन आपको बता रहा हूं। वो कौन सी है? जन कल्याण संबंधित परिभाषा, जो कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दी है। समझ में आया? तो ध्यान रखना, धन संबंधित परिभाषा किसने दी है? तो सर धन संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा प्रोफेसर एडम स्मिथ है, वाकर है और जेबीसी ने कहा। ठीक है, बिल्कुल सर। उसके बाद में देखना क्या परिभाषा है कि अर्थशास्त्र वह विषय जिसमें धन का अध्ययन किया जाता है, और प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया। समझ में आया? और इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लो कि ये कोई अर्थशास्त्री है जो कि इस क्षेत्र में गया, और क्षेत्र में जाने के बाद में इसने देखा है कि भाई इस इलाके के अंदर क्या है? बंगले ही बंगले है। क्या है सर? सब बंगले ही बंगले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर। और दूसरी चीज कि भाई सर के वहां पर क्या है? कि सर वहां पर गाड़ियां ही गाड़ियां, वहां पर क्या है? गाड़ियां ही गाड़ियां। वहां पर क्या है सर? स्विमिंग पूल है। वहां पर क्या है कि सर एक हर मतलब हर घर के अंदर यार हर बंगले में क्या है? स्विमिंग पूल की भी व्यवस्था कर रखी है, और हर घर के बाहर बुलेट भी खड़ी है। तो वहां पर अर्थशास्त्र ने क्या कहा कि भाई सब व्यक्ति कौन है? पैसे वाले लोग ही रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने क्या कहा कि भाई यही आपकी क्या है? इकोनॉमिक्स है। मतलब जहां पर पैसे वाले लोग रहते हैं वही आपकी क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है, यानी कि यहां पर ये जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स क्या है? वेल्थ। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है या धन का विषय है। समझ में आया? बिल्कुल सर। तो एक बार इसको अच्छे से नोट कर दो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ताकि अब आपको मैं अगली परिभाषा बता सकूं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो चलेगा। सेकंड डेफिनेशन आपके है जन कल्याण संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा। ठीक है, तो देखो जन कल्याण, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक वेलफेयर। इंग्लिश में आप क्या कहते हैं इसको? पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, और ध्यान रखना जन कल्याण संबंधित जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है वो किसने दी है? प्रोफेसर मार्शल ने दी है। ठीक है, बिल्कुल सर। और ध्यान रखना प्रोफेसर मार्शल के अलावा भी कुछ अर्थशास्त्री और है, जैसे कि प्रोफेसर पी गुड, प्रोफेसर बेवरिज, प्रोफेसर बेवरिज, जिन्होंने जन कल्याण पर अपनी विचारधारा है जो प्रस्तुत की है। क्लियर है? बिल्कुल सर। अब देखना प्रोफेसर मार्शल ने जो अपनी परिभाषा दी है वो किस पर दी है? जन कल्याण से संबंधित अर्थशास्त्र को परिभाषित किया। ठीक है, देखो प्रोफेसर मार्शल ने जन कल्याण से संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा को कैसे बताया है वो देखो। प्रोफेसर मार्शल का मानना था कि भाई अर्थशास्त्र एक वह विषय जिसमें साधन तो क्या हो गए? असीमित। साधन असीमित तथा साध्य क्या होगा? सीमित होगा। साध्य का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। ठीक है, बिल्कुल सर। देखो जस्ट सपोज एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
जस्ट सपोज यहां पर कह रहा हूं, क्या दे रहा हूं, साध्य मतलब उद्देश्य आपका, और साध्य क्या होगा, सीमित होगा, साध्य क्या होगा, सीमित होगा। और यहां पर कह रहा हूं साधन, रिसोर्सेज जिसको आप कहते हैं, और साधन क्या होंगे, असीमित। ठीक है, साधन तो क्या है, असीमित, और साध्य क्या है, सीमित है। देखो जस्ट सपोज श्रावण माह का महीना चल रहा है, तो श्रावण महीने के अंदर एग्जाम्पल ले लेता हूं। जस्ट सपोज आपको जाना है रामेश्वर महादेव के मंदिर, ठीक है, आपको कहा जाना है, रामेश्वर महादेव के मंदिर आपको जाना है। यह आपका क्या है, एक उद्देश्य है, यह आपका क्या है सर, एक उद्देश्य है। ठीक है, यह आपका क्या है, एक उद्देश्य है, जो कि क्या है सर, सीमित है। आपका टारगेट है कि भाई मुझे इस मंदिर में जाना है, महादेव के मंदिर में। अब भाई इस महादेव के मंदिर में तो जाना है, अब इसके साधन बहुत सारे हैं। आप चाहो टेम्पो लेके जाओ, ठीक है, आप चाहो बस लेके जाओ, आप चाहे बाइक लेके जाओ, आप चाहे तो कार लेके जाओ। ठीक है, समझना इस एग्जाम्पल को अच्छे से। प्रोफेसर मार्शल का मानना क्या था कि भाई साध्य क्या होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। साध्य क्या होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, और साधन क्या होंगे, असीमित। साध्य क्या होगा, सीमित होगा, और साधन असीमित होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, लिमिट होगा, और रिसोर्सेज है वो क्या है, अनलिमिटेड है। आपको जानना है रामेश्वर महादेव, जो कि आपका उद्देश्य है कि मुझे किसी भी हालत में रामेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंचना है। अब उस मंदिर में पहुंचने के साधन बहुत सारे हैं। ठीक है, आप कोई सा भी आप साधन ले लो, ठीक है, तो मतलब जब साधन क्या है, असीमित है, और साध्य क्या है, सीमित है, तो वहां पर क्या होगी, जन कल्याण होने वाले, मानव का कल्याण हो गया रहेगा। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल सर। तो प्रोफेसर मार्शल ने धन के साथ में कल्याण को भी महत्व दिया है। ठीक है, धन के साथ में कल्याण पर भी महत्व दिया है, बिल्कुल सर। समझ में आया। तो प्रोफेसर मार्शल का क्या मानना था कि अर्थशास्त्र वह विषय जिसमें साधन क्या हो गए, असीमित, और साध्य क्या रहता है, सीमित रहता है। क्लियर है, बिल्कुल सर। अब देखना तीसरी जो परिभाषा है वो है दुर्लभता संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा। दुर्लभता संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो देखो दुर्लभता संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, तो ये जो परिभाषा ये किसने दी है, प्रोफेसर रॉबिन्स ने दी है। किसने दी है, प्रोफेसर रॉबिन्स ने दी है। और इनका मानना था कि भाई साधन क्या है, सीमित है, और आवश्यकता क्या है, असीमित है। ठीक है, बिल्कुल। देखो जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं साधन, और यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या, आवश्यकता है। ठीक है, साधन क्या है आपके पास में, सीमित है, साधन क्या है, सीमित है, और आवश्यकता क्या है, असीमित है। आवश्यकता क्या है सर, असीमित है। तो देखो यहां पर कह रहा हूं, जस्ट सपोज आपकी जेब में केवल 500 रुपए ही है। आपकी जेब में केवल कितने हैं, 500 रुपए है। ठीक है, बिल्कुल सर। आपकी जेब में कितने हैं, 500 रुपए में। अब 500 रुपए में आपको सर कॉपियां भी चाहिए, कॉपियों की भी जरूरत है सर, किताबों की भी जरूरत है, किताब भी चाहिए, और सर के कपड़े भी चाहिए, और सर के जूते भी चाहिए। ठीक है, आपकी जेब में कितना है सर, केवल और केवल 500 रुपए है, बट आपकी आवश्यकता क्या है सर, ज्यादा है कि सर 500 रुपए में कॉपी भी चाहिए, किताबें भी चाहिए,
कपड़े भी चाहिए और जूते भी चाहिए। समझ में आया? मतलब देखो 500 रुपये क्या है आपकी जेब में फिक्स है, सीमित है, जबकि ये जो आपकी आवश्यकता है ये क्या है, असीमित है। आवश्यकता क्या है, असीमित है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो रही है, दुर्लभता संबंध स्थिति है जो उत्पन्न हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है कि भाई जब साधन क्या है, सीमित है और आवश्यकता क्या है, असीमित है, तो यहां से ही एक समस्या उत्पन्न हुई जिसको अपन कहते हैं चयन की समस्या। चयन की समस्या समझ में आया कि नहीं आया? चयन की समस्या कब उत्पन्न होती है, तो सर जब व्यक्ति के पास में साधन क्या है, सीमित है और आवश्यकता क्या है, असीमित है, तब क्या होता है, चयन की समस्या है जो उत्पन्न होने लगती है। जो मैंने आपको बता दिया कि व्यक्ति के पास में 500 रुपए क्या है, फिक्स है, मेरी जेब में 500 रुपए में, बट अब 500 रुपए के अंदर मुझे कई सारी जरूरतों को पूरा करना है, कई सारी आवश्यकताओं को पूरा करना है, तो वहां पर क्या हो रही है सर, दुर्लभता संबंधित जो स्थिति है वो उत्पन्न हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है सर। क्लियर है? बिल्कुल सर, एक बात इसको नोट करो। नेक्स्ट अगली जो डेफिनेशन आपको बता दो वो है प्रोफेसर सैमुएल्सन की, और प्रोफेसर सैमुएल्सन ने जो अपनी परिभाषा दी वो किस पर दी है, विकास पर दी है। ठीक है, विकास संबंधित परिभाषा। अब देखो हालांकि प्रोफेसर सैमुएल्सन की जो विचारधारा थी वो लगभग इससे मैच होती है, ठीक है, इससे थोड़ी बहुत मिलती जुलती होगी, उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं है, ध्यान रखना। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है, एक बार उसको अच्छे से नोट कर दो, इसकी शॉर्ट देखो अच्छे से। अगली डेफिनेशन आपके विकास से संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा। विकास से संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो देखो विकास पर जो आधारित परिभाषा है वो किस अर्थशास्त्री ने दी है, तो वो है सर प्रोफेसर सैमुएल्सन ने। ठीक है, विकास पर जो डेफिनेशन दी है वो किसने दी है, सैमुएल्सन ने दी है। और क्या कहा कि अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य अपने सीमित साधनों का किस प्रकार प्रयोग करे ताकि आने वाली भावी पीढ़ी भी इसका प्रयोग कर सके और मनुष्य को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। ठीक है, मतलब फ्यूचर में जो भी पीढ़ी आएगी भविष्य के अंदर, वो आने वाली पीढ़ी भी क्या करेगी, उसका उपयोग कर सके। मतलब आपके पास में आवश्यकता क्या है, ज्यादा है और साधन क्या है, सीमित है। तो जब आवश्यकता असीमित है और साधन सीमित है, तो असीमित आवश्यकता को कैसा किस तरीके से उपयोग करना है ताकि फ्यूचर के अंदर जब भी नई पीढ़ी आएगी तो नई पीढ़ी भी क्या करेगी, इसका उपयोग करेगी ताकि इसको क्या है, अधिकतम संतुष्टि है जो मिल सके और विकास हो सके। ठीक है, बिल्कुल सर। उसके बाद मैं कह रहा हूं आवश्यकता विहीनता संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा। आवश्यकता विहीन संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा यानी कि वांटलेस डेफिनेशन कह सकते हैं। ठीक है, वांटलेस बेस पे। तो देखो ये जो डेफिनेशन से किसने दी है, प्रोफेसर जे के मेहता ने दी है। ठीक है, आवश्यकता विहीनता संबंधित जो परिभाषा दी है, आवश्यकता विहीन संबंधित जो परिभाषा दी है वो किसने दी है, तो सर ये जो डेफिनेशंस दी है ये अपने जे के मेहता ने दी है। किसने दी है, जे के मेहता ने दी है। और इनकी जो विचारधारा थी वो किस पर थी, गांधी दर्शन पर थी। किस पर थी, गांधी दर्शन पर इनकी विचारधारा है जो थी। समझ में? और प्रोफेसर जे के मेहता ने जो अपनी शिक्षा प्राप्त की है वो कहां से की है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ठीक है, बिल्कुल सर। और ये अपने भारत के आधुनिक अर्थशास्त्री है। ठीक है, भारतीय अर्थशास्त्री के रूप में कह सकते हैं, भारतीय आधुनिक अर्थशास्त्री। और मैं भी अपने जीवन में जो सबसे बेस्ट अर्थशास्त्री मानता हूँ, जो बेस्ट इकोनॉमिस्ट मानता हूँ, वो इसी को मानता हूँ, जे के मेहता को। ठीक है, देखो इनकी परिभाषा क्या थी कि सर इनकी परिभाषा गांधी दर्शन पर आधारित है जो सादा जीवन उच्च विचार की धारणा को मानती है और इनके अनुसार मनुष्य की संतुष्टि की आवश्यकता की पूर्ति करने में
और जे के मेहता के अनुसार यदि कि जब मनुष्य आवश्यकताओं में कमी करके केवल अनिवार्य आवश्यकता को अनिवार्य आवश्यकता तक सीमित रहता है तो मनुष्य को सर्वाधिक संतुष्टि होगी। और यह अर्थशास्त्र का एक प्रमुख उद्देश्य है। देखो मैं इसको बेस्ट इकोनॉमिक्स क्यों मान रहा हूँ। देखो एक तो कह रहा हूँ यूएसए मतलब अमेरिका, ठीक है। अमेरिका के जो अर्थशास्त्री थे इनका मानना था, क्या कह रहा हूँ, अमेरिका के जो अर्थशास्त्री है इनका मानना था कि अगर व्यक्ति अपनी प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करे, प्रत्येक आवश्यकता को अगर पूरा कर दे, प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करे तो सर्वाधिक संतुष्टि मिलेगी। सर्वाधिक संतुष्टि है जो प्राप्त होगी। ठीक है, यह मानना था कहा कि यूएसए की जो इकोनॉमिस्ट थे इनका, जो अमेरिका के जो अर्थशास्त्री थे इनका मानना था कि व्यक्ति अपनी हर आवश्यकताओं को पूरा करे। अगर उसको कपड़े चाहिए कपड़े भी लाके दो, बाइक चाहिए तो बाइक भी लाके दे दो, मोबाइल चाहिए मोबाइल भी दे दो, ठीक है, किताबें चाहिए किताबें भी दे दो, खेलने के लिए अगर कोई सामग्री चाहिए बैट बॉल अगर जो भी चाहिए आप वो भी लाके दे दो। मनुष्य की जो भी आवश्यकता है उन सभी आवश्यकताओं को क्या कर दो, पूरा कर दो, ताकि व्यक्ति को क्या है अधिकतम संतुष्टि है वो मिलेगी। समझ में आया? ये कहा कि ये किनका मानना था, ये सर यूएसए के जो अर्थशास्त्री है इकोनॉमिस्ट है उनका मानना था। ठीक है, अब देखो अपने जो भारत के जो अर्थशास्त्री थे, ठीक है, अपने जो इंडिया के अर्थशास्त्री है, इंडियन के जो इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, इनका मानना था कि अगर व्यक्ति के पास में आवश्यकता क्या है ज्यादा है तो आवश्यकता में क्या कर दो, कमी कर दो। जो आवश्यकता ज्यादा है उसमें क्या कर दो, कमी कर दो, और केवल आप अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करो, अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करो, अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करें। ठीक है, ताकि सर्वाधिक संतुष्टि मिलेगी, ताकि सर्वाधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। ठीक है, पूरा समझना क्या क्या है। इनकी जो परिभाषा थी वो किस पर थी, गांधी दर्शन पर थी, जो कि सादा जीवन उच्च विचार की धारणा को मानती है। इनका मानना था कि मनुष्य के पास में जो असीमित आवश्यकता है उसमें क्या कर दो, कमी कर दो, और केवल अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करो, ताकि व्यक्ति को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। और यही क्या है, अर्थशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य भी है। समझ में आया? यूएसए के जो इकोनॉमिस्ट थे इनका मानना क्या था कि व्यक्ति अपनी हर आवश्यकता को क्या कर दे, पूरा कर दे, ठीक है, ताकि व्यक्ति को क्या होगी, मैक्सिमम सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, जबकि अपने भारत के जो अर्थशास्त्री थे इनका मानना था कि अगर व्यक्ति अपनी आवश्यकता में क्या कर दे, कमी कर दे, जो फालतू की आवश्यकता है इसको हटा दो, और जो मेन आवश्यकता है, अनिवार्य आवश्यकता है, इसको क्या कर दो, पूरा कर दो। क्या कह रहे हो, अगर अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करोगे तो क्या होगा, सबसे अधिकतम संतुष्टि होगी। समझ में आया कि नहीं? जो मुख्य जरूरत है उसको पहले पूरा करो। अगर आपके पास मोबाइल नहीं होगा तो चलेगा, बाइक नहीं होगी तो चलेगी, लेकिन किताबें होना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं? किताबें कॉपी होना जरूरी है। मोबाइल है, बाइक है, ये नहीं होगी तो भी काम हो सकता है। कपड़े अगर अच्छी क्वालिटी के लिए होगी तो भी चलेगा, सादे कपड़े होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का होना कोई जरूरी नहीं है। ये नहीं कि जींस वींस चाहिए आपके, नहीं, सादा कपड़ा है, टी शर्ट वगैरह है तो भी आपका काम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो परिभाषा थी वो केवल सादा जीवन पर ही थी। सादा जीवन और विचार कैसे थे, उच्च हाई लेवल के विचार थे। ठीक है, इनका जो जीवन है, उनकी जो लाइफ है वो सबसे बहुत ही इजी थी, बहुत ही सिंपल थी। ठीक है, लेकिन उनके जो विचार थे वो काफी उच्च विचार थे, मतलब इनके जो विचार थे वो एक हाई लेवल के विचार थे। ठीक है, जो कि गांधी दर्शन पे थे, गांधी जी के विचारों पर ही आधारित है। क्योंकि इनका मानना ये था
कि भाई अगर व्यक्ति अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकता है उसको पहले पूछेंगे, ताकि व्यक्ति को क्या होगा, अधिकतम सेटिस्फाइड होगा। और अर्थशास्त्र का एक है उद्देश्य है, समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल सर, मतलब आप इसको क्या कहते हैं, वांटलेस भी कह सकते हैं, ठीक है। वांट का मतलब क्या होता है, आवश्यकता, और वांट लेस कर दो मतलब आवश्यकता विहीन हो जाएगा, आवश्यकता में कमी करना। और यहाँ पर क्या मैं कह रहा था सेवन के अंदर कि आपके पास में जो असीमित आवश्यकता है उसको ऐसे अपनाना है ताकि फ्यूचर में जो पीढ़ी होगी वो भी उसका सही तरीके से उपयोग कर सके। समझ में आएगा नहीं? बिल्कुल सर, ठीक है। तो ये कुछ परिभाषा थी जो कि मैंने आपको बता दी, समझ में आए? तो ये आपको क्या करना है, अच्छे से नोट करना है। अब नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर अर्थशास्त्र में कुछ प्रयोग होने वाली अवधारणा है उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है। ओके बाय। और कोई भी डाउट है तो मुझे बताना है या स्क्रीनशॉट भेजना है। ओके बाय, और इसको आप नोट कर दो अच्छे से।